नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। पूरी दुनिया में ख्याति है। लोकसभा चुनाव से पहले इस विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए। मैंने वीजा अप्लाई किया और फिर वीजा किन किन परिस्थितियों में मेरा रोका गया, एक लंबी कहानी है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जॉय। पूरी दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने एक सर्वे किया कि अमेरिका के नेताओं को एनआरआई, भारतीय मूल के लोगों के नाम, किसको ज्यादा पैसा देते हैं। मैंने जॉय सर से बड़ा रिक्वेस्ट की कि जरा मेरे साथ आइए, मेरे भारत के दर्शकों को, पूरी दुनिया के दर्शकों को बताइए कि ट्रंप विश्वविद्यालय से नाराज क्यों है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ये हाल क्यों कर रहे हैं और मोदी जी से खफा क्यों है। भारत के और अमेरिका के रिश्तों की कौन सी अनसुलझी पहेलियां हैं जो हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी प्रोफेसर जॉय ने जो जो खुलासे किए हैं मेरे साथ इस शो में, वो आपके होश उड़ा देंगे। एक पढ़ा लिखा भारतीय मूल का प्रोफेसर जो 2011 से अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ा रहा है, आज आपके साथ आपकी बात करने के लिए मैं उनके साथ जोड़ रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द समझिएगा कि अमेरिका के दिल में, भारत के लिए, अमेरिका के दिल में राजनीति के लिए क्या जगह है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं प्रोफेसर जॉय के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है जॉय सर आपका। और मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज मैं कितने पढ़े लिखे अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के उस प्रोफेसर से बात कर रहा हूं, जिस प्रोफेसर की स्टडी, जिस प्रोफेसर की बातचीत, जिस प्रोफेसर के सर्वे पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि भारत का कोई आदमी, मुंबई का रहने वाला व्यक्ति अमेरिका में जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से है, उसमें 2011 से आप वहाँ पे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मुझे बड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले उस चर्चित सर्वे की बात करना चाहता हूँ जो आपने किया, आपकी यूनिवर्सिटी में आपके साथियों ने मिलकर किया, जिसमें अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों का जिक्र था। और इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया की निगाह इस पर लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं जॉय सर उस सर्वे के बारे में बात करना चाहूंगा। क्यों किया आपने, पीछे उद्देश्य क्या था और इस सर्वे में क्या क्या पाया आपने। पहली बात तो ये है कि वो सर्वे मैंने किया है। मेरे दो साथी थे, उसमें कर्णव पोपट और विष्णु प्रकाश, दोनों अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भारत के बारे में कोई काम करेंगे तो भारतीय छात्रों के साथ ही काम करते हैं। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। और तब जो है शुरुआत हुई थी भारत और यूएस के बीच में कुछ अनबन होने लगी थी कि ये टैरिफ्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने सोचा कि कौन से देश है जिन्हें यूएस से आज के दिन डरना चाहिए और कौन से देश है जिन्हें नहीं डरना चाहिए। और इसमें ये इस चीज को पढ़ने के लिए एक चीज करना जरूरी है कि कौन से देश के लोग यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप है और उसके साथ साथ जो रिपब्लिकन पार्टी है, उन्हें कौन पैसे दे रहा है। जहाँ के आप इंडिया में अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, बट वो भी जो डेटा है वो पब्लिक के पास नहीं है वो डेटा। लेकिन यूएस में जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप कोई भी पैसे दोगे अगर किसी भी पार्टी को, तो वो जो डेटा है वो पब्लिक होता है। ठीक है, एफईसी बोल के एक चीज है और ओपन सीक्रेट्स बोल के एक चीज है, यहाँ से आप डेटा गैदर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि 2002 एक्चुअली 1998 से 2022 तक, 2024 के इलेक्शन के डेटा इसमें नहीं है, सारे सालों में किस किसने पैसे दिए हैं पूरे यूएस में, उसके डेटा हमने गैदर किया। अब वो डेटा गैदर करने के बाद हमने ये किया है कि उनमें से कौन से नाम है जो लगता है कि ये भारतीय नाम है। ठीक है, अब इसमें कुछ एरर तो होता ही है, क्योंकि जो कोई भारतीय नाम हो सकता है वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो नेपाल से भी हो सकता है, भंडारी नाम होगा, या तो वो पाकिस्तानी हो सकता है, या तो अफगानिस्तान से हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो सब के एरर्स वगैरह जो है उसके हमने कैलकुलेशन कर रखे है पेपर में। बट उसके बावजूद हमने पूरे ईयर बाय ईयर का एक विश्लेषण किया है कि कितने इंडियन अमेरिकन है, जिसको हम भारत में एनआरआई कहते हैं, जो यूएस में है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे रहे हैं। ठीक है,
अब इसमें हमें सबसे खास दो बातें पता चली। एक तो है कि इंडिया में हम सोचते हैं कि यूएस में रहने वाले जो एनआरआईज है वो ज्यादातर राइट विंग के लोग होते हैं, लेकिन डेटा जो है वो ये नहीं कहता है। डेटा कहता है कि यूएस में रहने वाले जो इंडियन अमेरिकन है वो ज्यादातर पैसे डेमोक्रेट्स को देते हैं। इनफैक्ट वो स्टेट बाय स्टेट अगर जाइए तो फिर आपको देखेंगे हर स्टेट में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में डेमोक्रेट्स को ही ज्यादा पैसे देते हैं, और राइट विंग साइड जो है, जो रिपब्लिकन जिसे कहा जाता है, ट्रंप का पार्टी, उसे कम पैसे मिलते हैं। और इनफैक्ट जो 2016 के जो इलेक्शंस थे, जो हिलरी क्लिंटन वाले इलेक्शंस, उसमें ट्रंप को सबसे कम पैसे दिए गए कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स में जो रिपब्लिकन को कितने देते और डेमोक्रेट को कितने देते। तो एक तरह से अगर आप देखने जाए तो अगर ट्रंप ऐसा आदमी है जो बदला लेता है, खैर जो भी आप सोचना चाहते हैं, तो इस हिसाब से उसको सबसे बड़ा थप्पड़ तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने ही दिया है 2016 में, कि उन्होंने पैसे नहीं दिए उनको, और ये ट्रंप याद रखता है। तो एक तरफ से देखने जाए तो ट्रंप सबसे ज्यादा किस देश को फेवर करता है, वो तो इजराइल ही है। क्यों? और इजरायली अमेरिकन जो है वो ज्यादातर पैसे ट्रंप के सब पार्टी को ही देते हैं इस वक्त। हाँ, पहले वो ज्यादा बाइडेन साइड में दिया करते थे और डेमोक्रेट साइड में दिया करते थे। तो ये स्टडी हमने किया है, सारे नाम लिए हैं, और नाम से हमने ये पता है कि ये नाम, अभी संजय शर्मा नाम है, समझ लीजिए, तो संजय शर्मा नाम लगता है इंडियन होगा। तो वैसे वो एक एक नाम को देख देख के, ये तो मिलियंस ऑफ नेम्स है, तो वो हम लोग ने मशीन लर्निंग अप्रोचेस यूज करके वो कंप्यूटेशनली वो नाम एक्सट्रैक्ट किए और उसका स्टैटिस्टिक्स निकाला। अच्छा, ये जो ऐसा बड़ा हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि सामान्य दुनिया में ये धारणा थी कि जो पैसा है वो ज़्यादातर ट्रम्प की पार्टी को मिला होगा। ये सामान्य धारणा थी। भारत में रहने वाले अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके दिमाग में, उसके ज़हन में यही बात आएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये चेंज क्यों हुआ होगा? अमेरिकन लोग किस वजह से नहीं दिए होंगे, या क्या एनआरआई के मन में क्या भाव आया होगा? नहीं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एनआरआई शुरू से ही ट्रंप के पार्टी को पैसे नहीं दे रहा है। शुरू से नहीं देते। शुरू से ही नहीं दे रहा है। ज्यादातर एनआरआई जो है वो डेमोक्रेट्स को ही पैसा देते हैं, और इसका आप वजह समझ क्या सकते हैं। हाँ, वजह क्या है इसकी, क्यों देते हैं हाँ, वो? इसकी वजह तो ये होगी कि ज्यादातर जो गोरे लोग हैं यहाँ के, वो ज्यादा रिपब्लिकन्स को पैसे देते हैं। ठीक है, वो एक मेजोरिटेरियनिज्म टाइप का हो गया। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि इंडिया में राइट विंग को पैसे कौन देगा, और जो माइनॉरिटी है वो किसको पैसे देगा। तो यहाँ पे जो इंडियन, भारत के लोग जो है वो तो माइनॉरिटी हो गए, तो माइनॉरिटीज जो है ज्यादातर वो डेमोक्रेट्स को ही पैसे देते हैं। वो आप उसको लेफ्ट विंग माने या नहीं माने, जो भी है, थोड़ा सेक्युलर टाइप पार्टी है, तो वहीं पे पैसे जाते हैं। अब रिसेंटली वो पैसे थोड़े कम होने लगे हैं और ज्यादा पैसे रिपब्लिकन साइड में जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंगली ज्यादा पैसे डेमोक्रेट्स को ही मिलते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ट्रंप की, मोदी की एक आध दो मीटिंग्स हुई है, फिर यहाँ पर वो बहुत बड़ी टेक्सास में स्टेज पर मोदी और ट्रंप साथ में गए, हाथ में हाथ डाल के घूमे घूमे, जो भी किया। तो वो सब से देख के ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की जो दोस्ती है, इसकी वजह से ज्यादा फंडिंग रिपब्लिकन साइड में जाएगी, और थोड़ी फंडिंग बढ़ी है रिपब्लिकन साइड में, ये बात स्पष्ट है डेटा से। लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट साइड में ही है पैसे। इस बात से संदर्भ में मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा कि जब पिछले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, तो भारत में इसकी बहुत तीखी आलोचना हुई थी, क्योंकि भारत की नीति रही है कि हमारा एक प्रधानमंत्री कभी भी किसी दूसरे देश के चुनाव में जाकर दखल नहीं देंगे। और फिर जब दोबारा चुनाव होना था तो प्रधानमंत्री जी को सामान्य लोग मानते हैं ये कि उनको लगा बाइडेन जीत जाएंगे, इसलिए ट्रंप साहब ने मिलने की कोशिश करी और मोदी जी नहीं मिले। लोग कहते हैं ट्रंप साहब इस बात से नाराज है, भारत के संग जो वो व्यवहार कर रहे हैं, 40 बार गिना चुके कि युद्ध मैंने रुकवाया, युद्ध मैंने रुकवाया। तो लगता है कि मोदी जी के सपनों को वो धराशायी कर रहे हैं। टैक्स 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो इस बात को, आपको क्या लगता है कि वजह क्या होगी? ट्रंप साहब, मोदी साहब जो नारा लगा रहे थे, उनसे, अपने प्रिय दोस्त से, डियर फ्रेंड से इतना नाराज क्यों हो गया? देखिए, एक बात साफ है, ट्रंप का कोई दोस्त नहीं होता है। ठीक है, ट्रंप को आप वो
मुंह खोलेगा, मुंह में पैसा डाल देने का, और वो चुप बैठ जाएगा। वो ऐसा साफ साफ सा आदमी है, उसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि आदमी के सर के पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो आया रहेगा मोदी, वो हाउडी मोदी वगैरह किया, वो अब की बार ट्रम्प सरकार किया। और मैं मानता हूं कि ये एक्चुअली बेवकूफी है, बिकॉज फॉरेन अफेयर्स में हम कभी भी किसी और देश में जाकर इलेक्शन के पहले बोलते नहीं है कि भाई ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट, क्योंकि उसमें रिस्क होता है कि दूसरा आदमी जीत गया तो ये हमारे देश पर क्या करेगा, राइट। अभी ट्रम्प ऐसा आदमी है कि वो चाहता है कि लोग आके उसके जूते चाटे, ताकि वो दिखा सके कि हाँ मैं कितना बड़ा शेर हूं। तो ये ट्रम्प शायद आप कह भी सकते हैं कि थोड़ा अलग किस्म का नेता है, लेकिन फिर भी इस चीज में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये ट्रम्प जो है ना तो लोगों को अपना दोस्त मानता है, और वो साफ से एक यहाँ पर जैसे हम कहते हैं वो एक हर चीज को वो धंधे के हिसाब से देखता है कि इसमें मेरा कितना फायदा है, ठीक है। अब यूएस के लिए भारत जो है ज्यादातर इररेलेवेंट है, कोई बात नहीं करता। आप पूछ रहे थे कि छात्र क्या पूछते हैं भारत के बारे में, मुझे कोई छात्रों को कुछ पता भी नहीं है कि कौन से भारत का कैपिटल क्या है, भारत के लीडर्स कौन है। तो ये जो हम कहानी सोचते हैं कि ये विश्व गुरु है वगैरह वगैरह, यहाँ पर किसी को पता नहीं इंडिया के बारे में कुछ, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, बट उससे ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ट्रम्प के साथ दोस्ती करना, उसमें साफ सा ट्रांजैक्शनल सवाल है कि उस दोस्ती का भाव क्या है, कितना दे के रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें। तो ये साफ सा, और ये जो टैरिफ भी जो लगा रहा है, ये इसका कोई भारत से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, वो रशियन ऑयल की वजह से लगा रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके हाथ पकड़े हैं, हाथ पकड़ के फोटो लिए है, वो आप उसके साथ वो झाड़वाड़ के आसपास भी गाना गा के नाचेंगे तो फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सिर्फ पैसा समझता है। जो ऐसा मुझे तो आपसे बहुत जलन हो रही है, आप इस देश में बैठ के अपने राष्ट्रपति के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर भारत में कोई पत्रकार, कोई प्रोफेसर ऐसी बात कहते तो 4-5 साल तक तो ईडी और सीबीआई उसको जेल से बाहर ना आने दे। और आपकी यूनिवर्सिटी तो इतनी उन्मुक्त है, इतनी खुली हुई है, केवल आपने एक बार मुझे बोलने के लिए बुलाने का मन बनाया तो मेरा वीजा तक नहीं होने दिया सरकार ने। ऐसे में अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी की बात की जाती है कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बैठ के और अपने राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कह सकता है, क्या भारत में आपको, चूंकि भारत के मूल के आप रहे हैं, कभी दिन भारत में आएगा कि हम भी अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसे सवाल कर पाए और फिर एजेंसी हमारा कुछ ना बिगाड़े? क्या लगता है आपको? नहीं, एक तो बात सच है कि यूएस में भी ये जो चीज है ये बदल रही है, क्योंकि पहले आप राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह दे, उसमें कोई डर नहीं था इंसान को। अब आज के दिन में क्या हो चुका है कि हर चीज को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मैंने सोशल मीडिया पे क्या कहा है क्या नहीं किया, ये हर चीज का एक रिकॉर्ड रहता है। तो हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो हम सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो अभी रिसेंटली कल के ही दिन हुआ है, किसी ने ट्रम्प के खिलाफ, किसी प्रोफेसर ने, ट्रम्प के ठीक खिलाफ नहीं, वो ट्रम्प ने कहा था कि वो जेंडर रिलेटेड बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। वो प्रोफेसर ने जेंडर रिलेटेड बात की क्लास में, ना सिर्फ उस प्रोफेसर को नौकरी से निकाला गया, उसके जो बॉसेस थे, जो बॉस और बॉस के बॉस, दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वो बैकस्लाइडिंग जिसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग जिसे कहते हैं, कि पहले कुछ करने का हक था और वो आहिस्ते आहिस्ते चले जा रहा है, वो इधर भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जो आप समझते कि ये लोचा इंडिया में है लेकिन ये यूएस में कभी नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कि इंडिया में शायद और बुरा हो चुका है कि आप मोदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो कोई ना कोई तो आपको बाटली में डालेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि आदत थी लोगों को, कुछ भी बोलो सरकार के बारे में और ठीक ठीक चल जाएगा। वो आहिस्ते आहिस्ते बदल रहा है। अभी वो कैसे बदलेगा, वो सरकार सीधा सीधा आपके पीछे आएगी या फिर कोई मतलब ऑफिस में आपका कोई बॉस बोलेगा नहीं यार ये करना बंद करो। पहले कोई कुछ नहीं कहता था। आप सरकार के बारे में, मैं आपको क्या कहूं कि अब उसके घटिया से घटिया जोक मारो अलाउड था, लेकिन बदल रहा है। और मैं ये भी समझता हूं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये इस चीज को बदलना बहुत आसान हो गया। पहले क्या था कि आप हर इंसान के पीछे आपको एक
एजेंट लगाना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगी क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्लास में क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। अभी आज के दिन में हर क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, वो हर रिकॉर्डिंग पे आप एआई चला सकते हो। आप दुनिया भर में आप मेरे ऊपर एक पर्सनल एआई एजेंट लगा सकते हो कि ये आदमी क्या कह रहा है, कब कह रहा है, इसके फोन पे क्या सुनाई दे रहा है, क्या नहीं सुनाई दे रहा है, इसके क्लासरूम में क्या सुनाई नहीं दे रहा है, उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से। तो ये जो ट्रेंड है दुनिया भर में कि आप लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस चीज को टेक्नोलॉजी और भी जबरदस्त करने वाली है। तो आपका सवाल तो मैं आपको उल्टा कहने वाला हूं कि आप ये नहीं सोचिए कि आपको कब इंडिया में और कहने का हक होगा। आप ये सोचिए कि और कम कैसे होने वाला है, क्योंकि ये होने ही वाला है। ना सिर्फ इंडिया में होने वाला है, यूएस में होने वाला है, हर जगह में होने वाला है, क्योंकि सरकार का जो है टेक्नोलॉजी पे एक मोनोपोली कंट्रोल हो रहा है। और ये जो आप ट्रंप जब आया सरकार में, तो आप उसके पीछे चूहे की तरह सब खड़े थे। वो फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, सारे के सारे सलामी देने के लिए खड़े थे। ये तो कभी नहीं हुआ है पहले। तो जो जो सब बोल रहे कि देख भाई तू शेर बन चुका है, हम यहाँ के चूहे हैं, हम तुम्हारे पीछे जो बोलोगे करने को तैयार है। तो उसके जो डेटा है वो अगर सरकार के पास आ सकती है, तो वो क्यों नहीं वो सिटीजन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने बहुत खतरनाक बात की कि इतनी सोशल साइट्स जो पूरा कब्जा कर रहे हैं वो लोग भी अगर ट्रंप के आगे झुके हुए हैं, तो फिर ऐसे में एलन मस्क की रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे होगी? एलन मस्क ने मोर्चा कैसे ले लिया? तो एलोन मस्क, वैसे एलोन मस्क ने जो ट्विटर को जब खरीदा, तो सब कह रहे थे यार ये आदमी तो पागल है। मैं खुद कह रहा था कि यार ये आदमी इस चीज का वैल्यू क्या है, ये कितने में खरीद रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि वो ट्विटर के वजह से, वो जो एक्स हो गया, एक्स के वजह से वो एक उसने एक पॉलिटिकल पूरा जो मीडिया है खरीद लिया। तो जो भी उस प्लेटफॉर्म पे है उसके ऊपर वो एक अलग किस्म का पावर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि लोगों को वो जो कहता है वो सबसे बड़ा सत्य लगता है। तो एलॉन मस्क एक ही बार झुका है, आप देखने जाए तो। जब ये हमास और फिलिस्तीन का, जब इसराइल और फिलिस्तीन का जब मारपीट शुरू हुआ था, तब एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह दिया, ये इसराइल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके ठीक हफ्ते भर बाद वो गया इसराइल में, टोपी पहन के खड़ा रहा वो वेलिंग वॉल के सामने, और एक तरह से वो माफी मांग ली उसने। तो ये जो कह रहे हैं कि ये इलॉन मस्क किसी के लिए माफी नहीं मांग रहे, ये भी बात गलत है। कि वहां पे जाके वो भी एकदम थोड़ा ठंडा, उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा है उसके ऊपर। लेकिन एक आदमी जिसका आज के दिन में नेट वर्थ, वो जो जो मोस्ट रिसेंट बोर्ड डिसीजन हो रहा है टेस्ला में, उसका $1 ट्रिलियन डॉलर्स का उसका कॉम्पनसेशन होने वाला है। कि जिसके पास इतने पैसे हैं वो तो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। और ये जो पूंजीवादी है, वो जो भी है बिजनेस, जो बड़े बड़े टेक के सीईओज है, उसका जो इनकम है और उसका जो पावर है सोसाइटी में, वो बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 4 PM न्यूज यूट्यूब पे बोल रहे हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स है तो आप दुनिया को बदल पा रहे। आप दुनिया को जो बदल पा रहे हैं वो एक अलग लेयर की दुनिया है, वो सामान्य इंसान की दुनिया है। और वो जो सामान्य इंसान है उसका कंपेयर टू जो टेक बिलियनर्स है, या जो भी टॉप 1% जिसे कहा जाता है, उसके हिसाब से तो उसका वैल्यू बहुत कम होते जा रहा है। तो इलॉन मस्क अगर कुछ ट्रंप के खिलाफ भी कह दे तो उसके लिए खतरा है, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी उसके पास आज के दिन में इतना पावर है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आज के दिन में अगर मुकेश अंबानी खुलेआम मोदी के खिलाफ जाए, तो क्या उसको महीने 2 महीने में उसको चींटी की तरह मसल देंगे? ये तो आसान नहीं है, क्योंकि वो उसके पास भी पावर है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारा पावर एक जन के पास है। तो यही मैं कहूंगा कि इलॉन मस्क इसीलिए जो चाहे कह सकता है। और वो शुरू में तो थोड़े बहुत सोच समझ के कहा था, आज के दिन में तो कुछ भी कहता है, जो उसके मन में आता है कह देता है, और लोग सुनने वाले हैं उतने तो। देखो ठीक है ना, आपने अंबानी का जिक्र किया तो मुकेश अंबानी की और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा भारत में बहुत हुई, लेकिन वो चर्चा शायद अंबानी के साम्राज्य को दुख पहुंचा गई, क्योंकि उनके बेटे के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई, लेकिन उनके बेटे का ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा के खिलाफ जांच शुरू हो गई। नीता अंबानी का बहुत आइडियल प्रोजेक्ट एक न्यूयॉर्क में लॉन्च होने वाला था। अजय अतुल बहुत शानदार संगीतकार हैं, उसकी प्रस्तुति दे रहे थे। अचानक रहस्यमय तरीके से नीता अंबानी ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया।
तो क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी वास्तव में ट्रंप के साथ किसी भी व्यापार की दोस्ती बढ़ाना चाहते थे जो मोदी जी को पसंद नहीं थी? अमेरिका में क्या रिएक्शन है? नहीं, अमेरिका में तो इसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं है। अभी ये आप अंबानी जैसे लोगों की बात करेंगे तो अमेरिका में सिर्फ एक बार उसका न्यूज़ आएगा, और वो तब आएगा जब उसके परिवार में से कोई शादी करेगा और वो शादी में वो 10,000 लोगों को बुलाएगा, फ्लाइट वाइट प्राइवेट जेट वेट में, क्योंकि तो दिखाना चाहते हैं तो देखो तो यहाँ पे क्या क्या अजीब अजीब चीजें होती है, वहां पे महल में शादी वादी कर रहा है। तो उसके सिवाय यूएस पब्लिक को अंबानी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो मैं उनकी खबरें तो आती रहती है वो बिजनेस न्यूज में, लेकिन वैसे उनका ना ही अभी वो उसका ट्रंप के साथ क्या इंडिविजुअल उसका वास्तविक रिलेशनशिप है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो कोई इतना कोई भारी न्यूज में इतना कोई भारी है। हाँ, अब ये दूसरी बात है कि कॉन्सुलेट या एम्बसी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि जब नीता अंबानी जैसी कोई वेल्थिएस्ट वन ऑफ द वेल्थिएस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड वैसे लोग अगर न्यूयॉर्क में इवेंट करने वाले हैं तो डेफिनेटली एम्बसीज वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये सवाल शायद वो अच्छा जवाब दे सके मेरे से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बड़ा भारत के दर्शकों के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर होगी कि अंबानी जिसके मारे पूरा भारत गदगद रहता है, उसकी अमेरिका में कोई हैसियत नहीं है। वो अमेरिका में जाने कितने अंबानी होते हैं, और आपने बताया कि वहाँ कोई ताकत नहीं है। एक बड़ा ड्रीम रहता है भारत के बच्चों के लिए, बच्चों के अभिभावकों के लिए, कि उनका बच्चा बड़ा अच्छे विश्वविद्यालय पढ़े। और जो 10 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी निकाली जाती हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, तो 10 की 10 अमेरिका में दिखाई देती हैं। उसमें भी कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ आपकी हैं, हार्वर्ड है। हार्वर्ड के लिए जो ट्रंप साहब पीछे पड़े थे, हालाँकि वो भी गजब का विश्वविद्यालय, उसने भी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई और पलट के जवाब दे दिया कि हमें आपका डोनेशन नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए। फिर उस पे प्रतिबंध लगाने की बात हुई। लेकिन भारत पे बहुत चर्चा हुई, और भारत के लोग अब ये कहने लगे हैं कि अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं कब कोर्स बीच में करके बंद करके वापस भेज दें। तो भारत के जो बच्चे पढ़ने आते थे, चूंकि आप खुद प्रोफेसर हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, आप बुलाते भी रहते हैं बोलने के लिए लोगों को, इस पूरे बदलते हुए परिवेश का स्टूडेंट्स पे, उनके गार्जियंस पे कितना अंतर पड़ता है? अच्छा, ये अब मैं अगर आपको ये कहूंगा कि भारत के जो छात्र है वो यूएस में ना आए तो मैं अपने खुद के पेट पे लात मार रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिस्टम है तो इसमें तो आज के दिन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इतने डिपेंडेंट है हम कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खत्म हो गए यहाँ पे आना तो उससे हमारा पूरा रेवेन्यू मॉडल डब्बे में जाएगा। तो अपने को मालूम नहीं है कि ये कितने देर चला पाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि आज के दिन में, आज से एक साल पहले के कंपैरिजन में यूएस में अपने बच्चों को भेजना इज ए मच रिस्कियर डिसीजन। ठीक है, इसकी दो वजह है। एक तो है कि ये जो सरकार है, ये सरकार चाहती है कि यूनिवर्सिटीज डूब जाए, और इसकी क्या वजह है इसके बारे में और मैं बात कर सकता हूँ। इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ हमेशा जो फार राइट के लोग हैं उसके हमेशा वो इंटेलेक्चुअल्स को दबाना चाहते हैं, और वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को अगर आप खत्म कर दोगे तो उससे उनका ही फायदा होगा, राइट। तो फिर आप किसी भी आंडू पांडू को डाल दो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स को चलाने में, तो वो आपको वही स्टेटिस्टिक्स देगा जो आपका सरकार दिखाना चाहती है, और ये भारत में भी शायद हो चुका होगा। ठीक है, तो आप गधों को डाल दो सरकार चलाने में। और पहले क्या होता था कि जब भी कोई नई सरकार आती थी, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, वो यूनिवर्सिटी से ही एक्सपर्ट्स को लेके लाती थी वॉशिंगटन डीसी, और वही एक्सपर्ट्स अभी जिस भी काम में कोई एक्सपर्टीज का जरूरत है, स्टेटिस्टिक्स का जरूरत है, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी से ही लोगों को लाया करती थी। ठीक है, ये यूएस का सिस्टम इंडिया के सिस्टम जैसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर होता है परमानेंट। वहां पर सिस्टम है कि जब कोई सरकार आती है तो उस सरकार के अलाइनमेंट वाले जो प्रोफेसर्स वगैरह है उनको वॉशिंगटन डीसी लाया जाता है और डिपार्टमेंट्स का चार्ज उन्हें दिया जाता है। फिर अगली सरकार आती है तो उसके तो रिपब्लिकन्स के कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ डेमोक्रेट्स के प्रोफेसर, यही चलाया जाता था। लेकिन ट्रंप जब से आया है तो ये प्रोफेसर्स वगैरह तो जाते ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो इतने अतरंगी बातें करता है और इतने नॉन साइंटिफिक बातें करता है कि प्रोफेसर्स नहीं चाहते कि उससे उसका कोई कनेक्शन रहे। तो यूनिवर्सिटीज को दबाने में ट्रंप का एक बहुत डायरेक्ट वैल्यू है, और इसीलिए वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को दबाना चाहता है। अभी उसके पीछे वो
वजह तो कई दिखा रहा है कि हाँ ये आप लोग इजराइल को नहीं सपोर्ट करते इसीलिए आपको दबाया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन द ब्रॉडर थिंग इज दैट ये प्रोफेसर्स को दबाना ही एक डिक्टेटर के काम लगता है। अब ना इंडियंस के बारे में, जो इंडियन स्टूडेंट्स जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कि एक तो बात है कि यहाँ का वीजाज वगैरह का सिस्टम बहुत मुश्किल हो चुका है, ये तो आप खुद देख चुके हैं। दूसरी बात है कि वीजास के बाद भी जो जो स्टूडेंट्स आते थे, खासकर जो मास्टर्स पीएचडी वगैरह करने के लिए आते थे, उनके मन में क्या था कि इसमें मेरे कितने खर्च होंगे, समझ लीजिए करोड़ 2 करोड़ खर्च होंगे, कितने साल लगेंगे मुझे वो कमाने के लिए, ठीक है, 2 साल 6 साल जो भी है। अभी उसके कुछ 1 आध 2 साल पहले तो बाइडन के टाइम तक मुश्किल था, लेकिन वीजा मिल जाता था। तो कई स्टूडेंट्स थे जो ठीक है आते थे, 2 साल मास्टर्स कर लेते थे, फिर उसके 3-4 साल जो वीजा के साथ जो मास्टर्स डिग्री है उसके साथ 2-3 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड फ्री है, उतने साल आप काम कर सकते, उसमें ज्यादातर पैसा बन जाता था और लोग शायद कुछ वापस जाते थे, कोई और आगे वीजा ले लेता था। अब वो जो सिस्टम है और मुश्किल से मुश्किल होते जा रहा है। यूएस अभी नया सिस्टम लगाने वाला है कि इतने सालों में आपको वापस जाना है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर सिर्फ वो लोग पैसे स्टूडेंट्स को भेजेंगे जिसके पास इतने पैसे कि तू जा भाई मेरा बेटा है, तू दुनिया देख और हवे में उड़ा पैसे और फिर वापस आ जा, अपने घर का अच्छा धंधा चल रहा है। तो वो जो पुराने जो स्टूडेंट्स थे जो इंजीनियरिंग वगैरह से आए, उसको टेक सेक्टर में काम करना है, उनके लिए इसमें अब वैल्यू कम होते जा रहा है। तो मैं खुद कह रहा हूं कि आप लोग मेरे पेट पे लात मारो, लेकिन आपके लिए ये डिसीजन आज के दिन में आपको बहुत सोचना है कि ये इतने सारे जो पैसे मैं डालने वाला हूं इसका मुझे रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं। लाइफ एक्सपीरियंस है इसमें कि मैं सच में मानता हूं कि जिसके पास अगर पैसे है तो दुनिया देखने में बहुत बड़ा वैल्यू है, किसी और देश में रहने में, उसके एजुकेशनल सिस्टम में। मैं इंडिया में पढ़ चुका हूं, फिर उसके बाद मैं यूएस में पढ़ा हूं, और इंडिया में पढ़ने का और यूएस में पढ़ने का मतलब जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसका जो ब्रेड्थ है वगैरह वगैरह। मैं सच में मानता हूं कि ये बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है, लेकिन वैल्यू आज के दिन में, और मैंने तो आपको सिर्फ वीजा की बात की है, एआई की अगर बात करने जाए कि उसकी वजह से कौन सी नौकरियां जा रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का काम तो बहुत बड़ी बेवकूफी की काम है आज के दिन में, अगर आप उस करियर में जाना चाहते हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे वो तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, वो क्यों आएंगे अब? क्योंकि वो उसके बाद वो डिग्री में 2 करोड़ डुबा दिए, अभी वो कहां से मिलने वाले तुमको वापस? बहुत जन को मिलने वाला है वापस, लेकिन वो सिर्फ एक सब सेक्शन को मिलेगा, सबको तो नहीं मिलने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप है ये हम ऑलरेडी देखने लगे हैं, एंड प्रिडिक्शन है कि और भी ड्रॉप होने वाला है। तो मेरा मानना है कि आज से आप अगर 10 साल आगे की बात सोचे, कौन अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे? वो तो सिर्फ सबसे बड़े जो पूंजीवादी है वही भेजेंगे अपने बच्चों को, और प्रोफेसर्स उनके लिए नाच गाने का काम करने वाले हैं, क्योंकि जो सब पढ़ने लिखने का जो काम है वो तो आपको हर चीज का कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो मेरा क्या काम है? मेरा काम है वहां पर खड़े रह के इनके लिए एक किस्म का वही चीज आपको थोड़ा एक कॉमेडी शो के हिसाब से आपको दिखाऊं, ताकि आपको मजा आए वो पढ़ने लिखने में। थोड़ा एक 1-to-1 अटेंशन के लिए आप प्रोफेसर को खरीद लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट जो है जो हम पढ़ाते थे जो ईयर टू ईयर, वो कंटेंट तो आज फोकट हो चुका है, वो तो किसी को भी मिल सकता है। कि मैं अगर आप मुझे बोलेंगे कि हाँ भैया मुझे बताइए कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो ये चीज मैं आपको पढ़ाऊं, इससे तो अच्छा 10 बार 10 किस्म के वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब पे जो जो आप पढ़ सकते हैं। आप मेरे पास क्यों आएंगे? आप मेरे पास सिर्फ इसीलिए आएंगे क्योंकि मैं कुछ एडिशनल दे सकता हूं आपको, और वो एडिशनल जो चीज है वो एक परफॉर्मेंस है, वो एक 1-to-1 कनेक्शन है प्रोफेसर के साथ। इस प्रोफेसर ने मेरे में कुछ जगाया है मेरे जहन में वगैरह वगैरह, तो वही हो चुका है। और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन मुझे भी लग रहा है कि वो वहीं पे जा रहा है। बहुत बहुत रोचक और बड़ी खतरनाक बात कही आपने जो है साहब, किसी ने इस परिपेक्ष में कभी सोचा नहीं था। एक आखिरी सवाल कि अब ट्रम्प साहब को लेके अमेरिका के आम जनमानस में क्या ख्याल बन रहा है, क्योंकि जब से ट्रम्प आए उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे
इजराइल का मसला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, हर जगह ट्रम्प साहब को घुसना है, हर जगह। दूसरा, भरोसा नहीं होता कि आज वो बुराई कर रहे हैं, कल वो तारीफ कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का प्रेसिडेंट इतना अपने बातों में उलझ रहा है, आज सुबह कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है। तो अमेरिका में जनमानस में आपको क्या लगता है कि इस स्थिति से ट्रम्प साहब के नंबर बढ़े हैं, पोजीशन बढ़ी है, उनकी इज्जत बढ़ी है, या अमेरिकन के मन में लग रहा है कि ये किस तरह का राष्ट्रपति आ गया हमारे यहाँ? क्या लगता है? ये ट्रम्प के जो, जिसे हम अप्रूवल नंबर्स कहते हैं, इसमें वीक टू वीक लिया जाता है कि ये कितने लोग सोच रहे कि ये अच्छा काम कर रहा है, उसके गिरे ही जा रहे हैं। तो अब आज के दिन में ट्रम्प की जो सपोर्ट है यूएस में बहुत गिर चुकी है, लेकिन फिर भी खास बात यह है कि उसका जो कोर सपोर्ट ग्रुप है वो ट्रम्प से नहीं हिलने वाला है। और यूएस में जो है दो पार्टी का सिस्टम है, ठीक है। जब दो पार्टी का सिस्टम है, इसका मतलब यह होता है कि उस पार्टी में जो सबसे एक्सट्रीम इंसान है उसी की बात चलती है। क्योंकि क्या है कि एक प्राइमरी इलेक्शन होता है, उसके बाद में मेन इलेक्शन होता है। तो प्राइमरी इलेक्शन तो आपको कैसे समझाएं कि ये जो पार्टी देने का, ये जो टिकट देने का जो धंधा है, जो इंडिया में समझ लीजिए अखिलेश यादव डायरेक्टली कर सकता है, या तो फिर नरेंद्र मोदी डायरेक्टली कर सकता है, ये नहीं, ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो लोकल एरिया है, पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि बीजेपी के 5 आदमी को ये बनना है, वहां का विधायक बनना है, तो वो 5 को पहले आमने सामने एक फर्स्ट राउंड प्राइमरी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में उन 5 में से जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा मेन इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अगर ये सिस्टम हो तो उन 5 में से जो सबसे एक्सट्रीम है वही जीतेगा। क्योंकि मानसिकता यही है कि हमारे में से, हमारे पार्टी में से जो सबसे ज्यादा हार्डकोर आदमी है वही सामने वाले को हरा सकता है, ये लोग समझते हैं। तो ये बार बार होता है कि हर स्टेट में डेमोक्रेट का भी जो सबसे एक्सट्रीम है, या तो रिपब्लिकन का जो सबसे एक्सट्रीम है, या तो फिर सबके सबसे ज्यादा पैसे जिसके पास है वही जीते जाता है बार बार इलेक्शन प्राइमरीज में। अगर ये देखने चाहे तो ट्रंप का जो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है वो है कि वो सारे रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में से सबसे एक्सट्रीम था, और लोग चाहते हैं कि हमारे सामने जो है, हमारा जो दुश्मन है, जिसको डेमोक्रेट को समझ लो आप दुश्मन समझते, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम में से सबसे एक्सट्रीम आदमी ही चलेगा। तो उस हिसाब से इवन दो नेशनल लेवल पे उसका जो अप्रूवल है गिरे जा रहा है, उसका जो कोर स्ट्रेंथ है वो नहीं हिला है। आज कल के दिन में यूएस का वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स चार्ली कर्क को गोली खा के मरा है, और उसके पहले वो उसको मास शूटिंग्स के बारे में कई बार पूछे गए कि आप मास शूटिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं। वो बार बार ये कहे, नहीं, मास शूटिंग्स होए ना होए, लोगों के पास बंदूक होनी चाहिए। अभी वही आदमी गोली खा के मरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साइड का आदमी मरा है, फिर भी बंदूकों का जो लोगों में एकदम जज्बा है यहाँ पे यूएस में, वो एकदम कम नहीं हुआ है। मेरे बच्चे के स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में, कोई पार्किंग लॉट में बंदूक खोकर चला गया। बाप रे। इसी साल में हमारे घर के 50 किलोमीटर एरिया के अंदर और 2 स्कूल्स में शूटिंग हुए। कोई भी सोचेगा कि ऐसा देश में कौन रहना चाहता है यार, ये जो बच्चों को जाके गोली मार दे, लेकिन चलता जाता है। इन्फ्लेशन है फिर भी चलता जाता है। ट्रंप का पॉपुलैरिटी गिर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले इलेक्शन में तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो वापस आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी अभी उसके जेब में, तो कहना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया जॉय साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो प्रोफेसर जॉय, और मुझे यकीन है इस इंटरव्यू ने आपके सारे धारणा बदल दी होंगी। बच्चे भेजना चाहते हैं विदेश में, उसके ख्याल बदल दिए होंगे। वक्त है आपके कमेंट का, मुझे आपकी कमेंट किया इंतजार रहेगा, जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।